चलिए स्टूडेंट्स, देखिए मोशन में आपको पढ़ा रहा था, ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको याद हो। लास्ट क्लास में देखिए एनसीईआरटी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज कहीं कहीं पर दी हुई है, लेकिन एनसीईआरटी का जो सार है पूरा, है ना, जो आपको सीबीएसई सिखाना चाहता है, ठीक है, वो मैं आपको पूरा डिटेल में अच्छी तरीके से बताऊंगा, तो उसकी आप टेंशन मत लो। ठीक। तो आप देखिएगा कहीं कहीं पर लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड आएगी इसमें एनसीईआरटी में, इसको जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने लेके रखा हुआ है, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट्स में आपके एग्जाम्पल के थ्रू हर एक क्लियर करूंगा, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने आपको क्या बताया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है ना। तो याद करिए जरा, लास्ट क्लास में थोड़ा सा अगर मैं आपको रिवाइज करा दूं, ठीक है। तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में डिस्टेंस मैंने क्या बताया था आपको, डिस्टेंस क्या था, याद करिए, पाथ लेंथ। करेक्ट, टोटल पाथ लेंथ जो होती थी उसको ही हम क्या बोलते थे, डिस्टेंस बोलते थे, अगर आपको याद हो। ठीक। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या था आपका, डिस्प्लेसमेंट क्या था आपका, याद करिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, बी ऑब्लिक डब्ल्यू का मतलब बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है ना। तो ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। अब देखो, आइए थोड़ा सा कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्लास में शायद चीटी वाला एग्जांपल दिया था। ठीक है, आइए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक स्क्वायर फील्ड है, ये इस तरीके से। ठीक। ये क्या है, एक स्क्वायर फील्ड है, फील्ड मतलब समझते हो ना, स्क्वायर शेप का एक फील्ड है, किसी फार्मर का फील्ड है ये। ठीक। अब मान लीजिए कि, चलिए इसका नाम रख देते हैं हम, ठीक है, ए बी सी और ये डी। करेक्ट। अब मान लीजिए इस स्क्वायर की साइड की लेंथ कितनी है, 10 मीटर है, मान लो कितनी है, 10 मीटर मान लो, ठीक है ना। ये इस तरीके से, करेक्ट, ये ऐसे करके 10 मीटर है। ओके। नाउ अब देखिए जरा, अब मान लीजिए कि कोई फार्मर है, वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, बहुत छोटे छोटे एग्जांपल लूंगा, ध्यान से चेक करिएगा। मान लीजिए वो पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, ठीक, तो ए से पहले मान लो बी पर गया, ठीक, और उसके बाद बी से कहाँ आ गया, सी पर, समझ गए। ए से बी पर गया और बी से चलकर सी पर आ गया, तो आपका इनिशियल पॉइंट कौन सा हो गया बताइए। ये ए हो गया आपका क्या, इनिशियल पॉइंट। ठीक। और ये देखिए, ये सी क्या हो गया बच्चों, आपका फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट। अब मैंने आपको दो सवाल पूछे, बड़े आसान सवाल पूछ रहा हूँ, एकदम सिंपल सवाल है। भाई ए से गया पहले बी, बी से फिर सी गया, है ना। ए बी के अलोंग गया, ऐसे ए से बी फिर बी से सी। ठीक। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। बहुत आसान क्वेश्चन है। टोटल, टोटल डिस्टेंस, जब मैंने आपसे जैसे ही बच्चों पूछी टोटल डिस्टेंस, ठीक, तो कितनी हो जाएगी बताइए टोटल डिस्टेंस। पहले वो ए से बी गया 10 मीटर और फिर बी से सी गया 10 मीटर, भाई टोटल पाथ लेंथ करोगे ना, यानी कि ए बी की लेंथ और प्लस बी सी की लेंथ, यही तो करोगे ना। ठीक, ए बी की लेंथ और प्लस बी सी की लेंथ। तो ए से बी तक कितना है बच्चों, चेक करो, ए से बी तक कितना है, 10 मीटर, और प्लस बी से सी तक कितना है, 10 मीटर। 10 + 10 कितना हो गया बताइए, 20 मीटर हो गया। सही है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 20 मीटर। लेकिन यहीं पर जो दूसरा सवाल है मेरा, उसको ध्यान से चेक करना बच्चों। ठीक, दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ठीक, तो ये कैसे निकालोगे, तो ध्यान से चेक करो बच्चों, नेट डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है, ठीक, तो क्या करोगे आप, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लोगे। अब ध्यान देना जरा, ये इनिशियल पॉइंट है और ये है आपका फाइनल पॉइंट, तो आप क्या करोगे, ध्यान से चेक करो, पहले यहाँ से यहाँ गया था, अब यहाँ से यहाँ गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्या वो ये नहीं है, ए से सी को नहीं ज्वाइन करोगे, बताओ, करोगे ना। अब ध्यान से चेक करो, ये वाला एंगल 90 है कि नहीं है, बताओ, क्योंकि ए बी सी डी की स्क्वायर फील्ड था, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 होता है, इतना तो आपको पता होगा। ठीक।
अब यहाँ पर रुक जाओ, होल्ड करो पहले। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता होगी, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पहले ये सुन लो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जिन लोग को नहीं पता है ध्यान से चेक करें। देखिए, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक। ये इस तरीके से ए बी और सी, करेक्ट, ये 90 डिग्री यहाँ पर, ठीक। तो राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है, याद रखना, ये देखिए, ये राइट एंगल के ऑपोजिट वाला जो साइड होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, ठीक। और ये जो ऐसा नीचे दिखता है, इसको आप बेस बोल सकते हो, ठीक। और जो यहाँ दिखता है, इसको आप परपेंडिकुलर बोलते हो, बस यही है। 90 के ऑपोजिट वाला साइड हाइपो, ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम, कि जो हाइपो का स्क्वायर है, ठीक, यानी कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। पहले तो ये बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। बेस का स्क्वायर मतलब, कहने का मतलब है कि अगर आप ट्राइंगल ए बी सी में देखोगे तो हाइपो की जगह क्या लिखोगे, बताओ, हाइपो कौन है, हाइपो आपका ए सी है। तो हम क्या करेंगे बताइए, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, यानी कि ए बी का स्क्वायर, ओके, और प्लस बेस, बेस कितना है, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर, सही, बस यही है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। अब मान लो कि इस ट्राइंगल को अगर मैं घुमा दूं, कुछ इस तरीके से बना दूं, ये देखो, ट्राइंगल अगर ऐसा हो जाए, ठीक, यानी कि ए यहाँ आ जाए, बी यहाँ आ जाए, सी यहाँ आ जाए, और ये 90 हो जाए, तभी तो बात वही पड़ेगी, 90 के अपोजिट वाला हाइपो, ठीक। तो ये 90 के अपोजिट वाला ये ए सी क्या हो जाएगा आपका, हाइपो हो जाएगा, ठीक। और ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, या फिर ये बेस और ये परपेंडिकुलर, आप किसी को भी बेस, जो बचे हुए दो साइड से ना, बस 90 के अपोजिट वाला हाइपो, जो दोनों साइड बच जाएंगे उसमें से किसी को भी बेस और किसी को भी परपेंडिकुलर आप बोल सकते हो, ठीक। तो ये मान लो ये बेस हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर, तो बात वही पड़ेगी, हाइपो का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक। ये चीज़ हो गई। अब ध्यान दो, अब पीछे आ जाओ वापस। अब मैंने आपको क्या बोला था कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ए और सी, ए इनिशियल पॉइंट है, सी फाइनल पॉइंट है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ए सी है, यानी कि आपको ए सी का लेंथ निकालना है। अब ए सी का लेंथ कैसे निकालोगे बताओ, कौन से ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ट्राइंगल ए बी सी में लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो हम क्या करेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको क्या निकालना है, ए सी, और ए सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, हाँ भाई बताइए, 90 के अपोजिट कौन है बताओ, ए सी, तो ये हाइपो हो जाएगा, तो ये हाइपो हो गया, ठीक। और ए बी क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा, ठीक। और ये जो बी सी है क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। तो हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या पढ़ाया था पाइथागोरस थ्योरम में आपको, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक। तो हाइपो की जगह क्या लिखोगे बताओ, ए सी, ठीक। तो क्या हो जाएगा हाइपो की जगह ए सी, और ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर, बी सी, यानी कि बी सी का स्क्वायर और प्लस बेस, बेस का स्क्वायर, बेस कौन है, ए बी, यानी कि ए बी का स्क्वायर, ठीक। ये हो गया, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज रखेंगे, तो चलिए वैल्यूज रखिए इसमें। तो यहाँ से होगा क्या, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बी सी की जगह कितना रखोगे बच्चों, ध्यान से चेक करो, बी सी की लेंथ कितनी है 10, और 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो बी सी की जगह हमने 10 रखा और उसका स्क्वायर किया, और प्लस ए बी, ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है 10 है, तो ए बी की जगह भी हम क्या रखेंगे 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे। अब ध्यान से सुन लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, 10 का स्क्वायर का मतलब होता है 10 इंटू टू मत कर देना, 10 इंटू 10 होता है इसका मतलब, ठीक। तो यहाँ से होगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10 100, और प्लस 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 100, ठीक। ये हो गया। अब ध्यान से चेक करना क्या आएगा, यहाँ से आएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 प्लस 100 कितना होता है बताओ, 200, ठीक। ये हो गया। अब सुनिए, जिनको नहीं पता है वो लोग ध्यान से सुने,
जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा। सुन लो ध्यान से, ए सी इज इक्वल्स टू, बेटा जब भी यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, सुन लो 2-4 चीज़ें मैं आपको करके दिखा देता हूँ, शायद क्लास 8 में आपको कन्फ्यूजन होगा। अभी यहाँ पे स्टॉप करो, रुक जाओ, आप नए पेज पे आ जाओ जरा। 2-3 बातें मैं आपको बता दूँ। मान लो कहीं पर अगर ऐसा लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 लिखा हुआ है, ठीक, तो क्या करोगे आप, एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर हटाओगे, 4 के ऊपर स्क्वायर रूट लगाओगे, यही तो करते हैं। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनो, 2 का स्क्वायर कितना होता था, 4। 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 4, तो यहां जा रहे हो तो स्क्वायर कर रहे हो, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, तो अगर आप इसका रिवर्स करोगे तो क्या बोला जाएगा, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2। ठीक, तो यही चीज है। ठीक, तो हम लोग को अभी क्या आंसर मिला था, वहां जाके देखिए पीछे, ए सी कितना मिला था, ए सी, सॉरी ए सी का स्क्वायर कितना था, 200। तो यहां से स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगाओगे इसके ऊपर, बताओ, स्क्वायर रूट लगाओगे कि नहीं लगाओगे, बताओ, 200 के ऊपर। ठीक, अब देखो 200 का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 200, ठीक, तो स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान दो, 200 को आप 2 इंटू 100 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, बताओ। अब आपको ये चेक करना है कि 2 और 100 में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सके, जो किसी नंबर का स्क्वायर हो। जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके कौन कौन से होते हैं, बताओ, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 का स्क्वायर 16, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसी तरीके से 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है कि नहीं होता है, तो 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक, तो ध्यान से चेक करो, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से सुनिए, 100 का जो स्क्वायर रूट है, ये वाला 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 10। क्यों भाई, चेक कर लो, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 10। ठीक, तो 100 का स्क्वायर रूट तो 10 हो गया, और स्क्वायर रूट के अंदर 2 एज इट इज बच जाएगा, तो 2 10 रूट 2 क्या आ गया, मीटर, ये लीजिए। बस ऐसे इसको हम छोड़ देंगे। ठीक, तो 10 रूट 2 मीटर आ गया, किसका लेंथ, एसी का लेंथ। कोई डाउट है, बताइए, कोई डाउट है। और मैंने मैथ्स में आपको पढ़ाया था कि रूट 2 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है, रूट 2 की, हाँ, वेरी गुड, याद है आपको, 1.414 होती। ठीक, ये रूट 2 की अप्रॉक्स वैल्यू है। तो अगर आपको डेसिमल में निकालना हो, वैसे डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं, बट फिर भी यदि आप निकालना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, 10 रूट 2 का मतलब होता है 10 इंटू रूट 2, ये मतलब होता है इसका, यानी कि 10 इंटू, और रूट 2 की वैल्यू हम रख देंगे, हमको याद है ना, मैथ्स में पढ़ा है हमने। ठीक, कितना, 1.414, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल 1 प्लेस राइट में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 14.14 मीटर अप्रॉक्स। ठीक, तो 14.14 आ गया। अब डायग्राम में जाइए जाके यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर, तो ये एसी का लेंथ कितना आ गया, 10 रूट 2 या फिर 14.14 मीटर्स आ गया। कोई डाउट है, बताइए, हाँ, नहीं। ठीक, तो देखा आपने, डिस्टेंस कितनी आई बच्चों, 20 मीटर। जब वो फार्मर या जो भी था बंदा ए से जब सी पर गया, ठीक, तो ये देखो, ए से बी गया, बी से सी, तो टोटल लेंथ, पाथ लेंथ कितनी आ गई, 20, यानी कि डिस्टेंस तो 20 है, जो कि स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए से सी को ज्वाइन किया, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए सी है, डायरेक्शन ए से सी की तरफ है। ठीक, तो ध्यान से सुन लो बच्चों, ए से सी की तरफ है डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट के पास दो चीजें होती है, एक तो होता है उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरी होती है उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन मैंने दिखा दिया आपको, ए से सी की तरफ, और मैग्नीट्यूड कितना है, 14.14 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट का क्या है, मैग्नीट्यूड है। कोई डाउट है, बताइए। अब इसी में हम आपको और सवाल कराते हैं, और कराएं, तो देखिए बच्चों किस तरीके से, इसी में क्वेश्चन करके ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। तो चलो, सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब सवाल मैं चेंज कर दूंगा आपका। ये देखिए इस तरीके से, सवाल वही है, एक फील्ड है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है स्टूडेंट्स, और इस फील्ड की जो साइड है वो 10 मीटर है, यानी कि 10 मीटर है ये, ठीक, 10 मीटर है ये, ठीक, और 10 मीटर है ये, ठीक, और 10 मीटर है ये। अब सवाल ये है कि ये फार्मर ऐसे करके जा रहा है,
ध्यान से चेक कर लेना। पहले ये ए से बी गया, ठीक। चलो मान लो हम सवाल आपको देते हैं कि वो ओनली ए से बी गया, ओनली ए टू बी गया, बस ओनली। तो इस टाइम अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछूंगा बच्चों तो कितना हो जाएगा, देख के बताइए डायग्राम में। केवल ए से बी गया तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए भाई। ए से बी बेटा पाथ लेंथ कितनी है, 10 मीटर, बस खत्म कहानी, ठीक। 10 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो हम क्वेश्चन ना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे ना, तब हमको चैप्टर समझ में आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी बुक आप रीड कर लोगे तो आपको सब कुछ समझ में ही आ जाएगा, है ना। तो मैं डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स लूंगा, ठीक है। और ज़रूरत होगी तो और भी सवाल लेके आऊँगा, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है ना। ओके, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा सा लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, जिससे कि आपको समस्या आ सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों डिस्टेंस कितना हो गया आपका, 10 मीटर। अब बच्चों ए से बी के लिए मान लो मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ बेटा। तो बहुत आसान है बेटा, बताओ क्या दिक्कत होगी इसमें, आपको कोई दिक्कत होगी, चेक कर लो। ए क्या है बेटा, ए क्या है, इनिशियल पॉइंट, यस और नो। और बी क्या है बेटा, ए से बी गया है ना, तो बी पे स्टॉप कर जाएगा वो, ठीक। तो बी क्या है बेटा, फाइनल पॉइंट है। अब मुझे बेटा देख के बताओ कि डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना हो जाएगा, बताओ। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, देखो। वेरी गुड वेरी गुड। क्या है डेफिनेशन बेटा डिस्प्लेसमेंट की, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टर डिस्टेंस, है ना। तो बेटा ये रहा इनिशियल पॉइंट और ये रहा फाइनल पॉइंट, ये रही इसकी शॉर्टर डिस्टेंस, छोटी से छोटी, इससे छोटी कोई डिस्टेंस तो है नहीं। तो बेटा यही है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ गया, 10 मीटर आ गया, सही है ना। डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ गया यहाँ पर आपका, 10 मीटर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। कहने का मतलब है कि जब मैंने डिस्प्लेसमेंट बताया तो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो बता ही नहीं। तो डायरेक्शन बेटा बता दो, अगर वो पूछेगा तो बता देना कि भाई ए से बी गया है, डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्शन लिख दो। ये क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, 10 क्या है उसका मैग्नीट्यूड है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू है। और डायरेक्शन क्या है बेटा, फ्रॉम ए टू बी, कर लोगे, बहुत आसान है, ठीक है बेटा। तो कोई दिक्कत नहीं है। ए से बी करा दिया मैंने, ए से मान लो वो सी गया, वो भी मैंने सवाल आपको पीछे करा दिया। अब बेटा मान लो यहीं पर, चलो हम नए पेज पे कर दें, है ना, समझ जाओगे, समझदार हो। देखो मान लो आपका बेटा सवाल है, अब वो गया कैसे, क्वेश्चन सेम है बेटा, क्वेश्चन सेम है ना, स्क्वायर फील्ड है एक, ठीक है स्टूडेंट्स, एक स्क्वायर फील्ड है, नाम है इसका ABCD। क्वेश्चन वही है पूरा, तरह तरह से बताऊंगा, बस टेंशन मत लेना, है ना, ठीक। अब ध्यान सुनो, यहाँ पर जो है बेटा, मान लो कि वो जो बंदा है, ठीक, फार्मर है बेटा, ए से बी गया, बी से इस बार सी गया, समझ जाना, ऐसे 90 डिग्री का टर्न लिया, बी से सी गया। अब बेटा सी से डी आ गया वो, सही बेटा, ए से बी गया, बी से सी, सी से डी। कहने का ये मतलब है कि पाथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ए से पहले वो बी गया, फिर 90 डिग्री का टर्न लिया, ऐसे गया, ऐसे घूम गया, फिर सी गया, सी से टर्न लिया और डी पे स्टॉप कर गया, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से चेक करो, इसकी जो साइड थी वो थी 10 मीटर, ठीक। वो तो आपको पता ही है कि 10 मीटर है ना, ऑल द साइड्स आर 10 मीटर, स्क्वायर है ना, ऑल द साइड्स इक्वल होंगे, ठीक। ये लीजिए, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर सवाल देखिए मैं क्या पूछता हूँ आपसे। पहला बच्चों, पहला मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा बेटा, डिस्टेंस बता दो यहाँ पर कितनी है बेटा, जल्दी से बताओ बेटा, डिस्टेंस कितनी बेटा, बताओ। हाँ 30 मीटर है, सीधी सी बात है बेटा, दिख रहा है ना। डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ लेंथ, तो टोटल रास्ते की लंबाई कितनी है, ए से बी हो गया 10 मीटर, लिख दूं, लो पहले ए से बी गया, फिर 90 डिग्री का टर्न लिया, बी से सी का लेंथ BC, और प्लस सी से डी का लेंथ CD, लिख दो। कितना हो जाएगा, 10 + 10 और +10, दिख रहा होगा ना, 10 + 10 + 10, तो टोटल बेटा कितना आ जाएगा आंसर बताइए, 30 मीटर। तो ये हो गया, ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस, ठीक। अब यहीं पर बेटा मैं सवाल चेंज कर दे रहा हूँ, आपसे मैं पूछ रहा हूँ बेटा, ये बताओ कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, ए से जब वो फाइनल डी पर गया, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा आपको बताना है यहाँ पर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है बेटा। तो ये रहा बेटा इनिशियल पॉइंट, ए से चला था वो, है ना। ये है आपका क्या, अरे भाई समझ जाना, इनिशियल पॉइंट है ये, ओके। और ये क्या है, ये है फाइनल पॉइंट, है ना। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर है कि नहीं है भाई, साफ साफ दिख रहा है भाई, इसमें क्या बताना है ना। ए इनिशियल पॉइंट है, डी फाइनल, तो ये देखो यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बेटा। हाँ अगर आप बोलो तो मैं ब्लू कलर से इसको अंडरलाइन कर दूं, ये लो, समझ जाओगे, ये रहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये समझ जाओगे,
ये है, यही तो है। ठीक, तो बस यही है और क्या। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, 10 मीटर हो गया। ठीक, बस। और डायरेक्शन बेटा अगर है तो अब डायरेक्शन क्या है, ए से डी बता दो कि डायरेक्शन ए से डी की तरफ है। ए से डी ही तो गया था ना, हालांकि ऐसे घूम गया था लेकिन हमने वेक्टर ऐसे निकाला है। ठीक, ओके। तो डायरेक्शन ए से डी है। डायरेक्शन नहीं वो पूछता आपको, बस मैग्नीट्यूड पूछेगा, डायरेक्शन मैंने आपको बता दी है। ठीक बेटा, ये सवाल हो गया। अब इसी में सवाल बढ़ा दें। ठीक, देखो सारे बेटा सवालों की हेल्प से मैं आपको कराऊंगा चीजें, ध्यान देना बेटा, है ना। तो क्वेश्चंस की हेल्प से होगा, ये क्लास 8 वाली नहीं है आपकी फिजिक्स, है ना, कि आपने रट लिया और पहुंच गए, ऐसा नहीं है। समझना पड़ेगा एग्जाम्पल्स की हेल्प से। अब देखो, ये आपका 10 मीटर है। ठीक, ये आपका 10 मीटर है, ये आपका 10 मीटर है बेटा, और ये आपका 10 मीटर है। ठीक, फील्ड वही है। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पर आपसे कि जो आपका फार्मर है बेटा, इस बार बहुत ध्यान से सुन लेना। तो जो फार्मर है बेटा वो पहले ए से कहाँ गया, बी पर। क्वेश्चन सुन लेना बेटा, पहले ए से बी गया, फिर 90 डिग्री का टर्न लेके बी से सी आया बेटा, फिर 90 डिग्री का टर्न लेके बी से सी से डी आया। ठीक, और फिर 90 डिग्री का टर्न लेके वापस ए पर आ गया। लो भाई, लो भाई, लो भाई। वो बेटा पहले ए से बी गया, फिर बी से सी आया, फिर सी से डी आया और स्टॉप कर गया। नहीं, फिर डी से ए पर आया। तो ए से चला था बेटा, ए पर वापस आ गया। तो जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी जिस पॉइंट से बेटा चलती है वहीं पर वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना होगा, 0 होगा। ठीक, तो डिस्टेंस लेकिन कितनी होगी बेटा, टोटल पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा डिस्टेंस, बताइए। 40। कैसे, 10 + 10 + 10 + 10। तो टोटल पाथ लेंथ तो हो गई बेटा कितनी, 10 + 10 + 10 + 10। तो टोटल पाथ लेंथ हो गई कितनी आपकी, 40 मीटर। ठीक, लेकिन अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा, ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक, तो ध्यान से चेक कर लो, ये जो पॉइंट ए है यही क्या है आपका इनिशियल पॉइंट, और यही क्या है आपका, बताइए, फाइनल पॉइंट। अब बताओ बेटा, जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच की तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है, शॉर्टेस्ट 0 है। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। और यूनिट लिखना मत भूलना, 0 है तो क्या हुआ, मीटर लगाओगे आप, 0 मीटर। ठीक, और डायरेक्शन मैंने आपको बताया था, ये एक नल वेक्टर होता है। नल वेक्टर मतलब 0 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 0। तो इसकी कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ होती होगी, वो हमें नहीं पता है, तो छोड़ दो आप उसको। ठीक, ये हो गया। अब बेटा चलो इसी में थोड़ा सा और सवाल कर लेते हैं। ठीक, अब एनसीईआरटी में ऐसा कुछ दिया हुआ है तो वो भी आप देख लो, स्ट्रेट लाइन वाला सवाल। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और सवाल कराना चाहता हूँ। ये देखिए बच्चों, अब सर्कुलर पाथ दे दिया उसने। कैसे पाथ का क्वेश्चन है ये, कैसे पाथ का क्वेश्चन है बेटा, सर्कुलर पाथ का क्वेश्चन दे दिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ठीक, अब देखो पहले तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्या, कि अगर आपके पास कोई सर्कल है, जिन बच्चों को नहीं पता है ध्यान से सुन लें। अगर आपके पास कोई सर्कल है और सर्कल का रेडियस है आर, कितना है, आर। ठीक, तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस का मतलब ये एक पॉइंट है, यहां से चले और इसकी जो टोटल बाउंड्री की लेंथ है, सर्कल की जो टोटल बाउंड्री की लेंथ है, यानी कि यहां से चले और घूमकर वापस यहीं आ गए, यहाँ से चले और घूमकर वापस यहीं आ गए। तो ये जो बाउंड्री की टोटल लेंथ होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो टोटल लेंथ होती है होती है 2πr। कितनी होती है, 2πr, याद रखिएगा। ठीक, इसी को हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब अगर कोई बॉडी एक चक्कर लगा ले सर्कल पे, पॉइंट ए से स्टार्ट करके वापस उसी पॉइंट पे आ जाए, तो वो कितना डिस्टेंस चलती है, वो कितना डिस्टेंस चलती है बच्चों, वो चलती है कितना डिस्टेंस, तो जवाब है वो चलती है सरकमफेरेंस के इक्वल। और सरकमफेरेंस क्या होता है, सर्कल की बाउंड्री की लेंथ होती है। ठीक, सरकम फेरेंस, कभी कभी इसको पेरीमीटर भी बोला जाता है ना। पेरीमीटर का मतलब टोटल बाउंड्री की लेंथ, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है, 2πr। तो अगर रेडियस दिया हुआ है आपको r, और कोई बॉडी उस पॉइंट से चल के वापस उसी पॉइंट पे आ गई, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है बच्चों, 2πr। समझ गए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मैं सवाल यहाँ पे आपसे पूछने जा रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन देखिएगा, ये कोई पॉइंट है और ये सेंटर है। ठीक,
ये पॉइंट है P, यहाँ से पार्टिकल चलना शुरू करता है या कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू करता है, और इसका रेडियस आपको दिया हुआ है कितना, कैपिटल R। ठीक, अब ये यहां से चलना शुरू करता है और घूमकर वापस यहीं पर आ जाता है, यानी कि P से चला और वापस P पर आ गया। ठीक, तो पहला सवाल ये है कि डिस्टेंस बताओ कितनी होगी। तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है बच्चों, खुद सोचो, जब पूरा चक्कर लगा लेता है कोई पार्टिकल, यहां से ऐसे करके घूम के आया, ये तो टोटल बाउंड्री की लेंथ ले लोगे, है ना। तो टोटल बाउंड्री की लेंथ ले लोगे, कितनी आ जाएगी बताइए, 2πr, लेकिन स्मॉल r की जगह हम क्या रखेंगे, कैपिटल R, क्योंकि रेडियस कितना दिया हुआ है, कैपिटल R। ये देखिए इस तरीके से। ठीक, तो बेटा डिस्टेंस हो गई कितनी, 2πr, सही है। और अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा बेटा कितना हो जाएगा, बताना इस केस में, 0 हो जाएगा। ठीक है, 2πr यूनिट्स, यूनिट्स का मतलब सपोज रेडियस मीटर में दिया होगा तो यूनिट आ जाएगी मीटर। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाना भाई, यूनिट तो कुछ भी हो सकती है ना, मीटर सेंटीमीटर जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, अभी क्वेश्चन भी करा देंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक, सो 2πr मीटर। ठीक, और मान लो रेडियस मीटर में दिया हुआ है ना, मान लो रेडियस किस में दिया हुआ है, मीटर में, r मीटर, तो सरकमफेरेंस किस में आ जाएगा, मीटर में। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 मीटर। क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करो, जो इनिशियल पॉइंट है बेटा वही तो फाइनल पॉइंट है, यही क्या आपका इनिशियल पॉइंट है, और यही क्या है आपका फाइनल पॉइंट है, यानी कि जहां से ऑब्जेक्ट चला था वहीं वापस आ गया, तो वही इनिशियल पॉइंट है, वही फाइनल। तो इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 0। भाई कुछ है ही नहीं ना, जो इनिशियल है वही तो फाइनल पॉइंट है, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों एक के ऊपर एक हैं। ठीक है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 0। एक तो ये हो गया। अब अगला सवाल इसी में करा रहा हूँ बेटा, ध्यान से चेक करना। ठीक, सभी टाइप के मैं आपको पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के सवाल बता देता हूँ, है ना, तो क्लियर हो जाएगा आपको। मान लो बेटा ये सर्कल है आपका, ठीक, ये सेंटर है, ठीक, और आपने सेमी सर्कल के बारे में सुना है, मतलब अगर हम यहाँ से एक डायमीटर ड्रॉ कर दें इस तरीके से, डायमीटर कहाँ से पास होता है, सेंटर से। ठीक, तो ये इसका डायमीटर है ए, और ये बी, ए बी क्या है, डायमीटर है, तो ए बी क्या है, इसका डायमीटर है। ठीक, अब बेटा एक बात बताओ जरा कि डायमीटर की लेंथ कितनी होती है, अगर ओ से बी तक रेडियस है आर, स्मॉल आर, ठीक, और ओ से ए तक रेडियस है कितनी, स्मॉल आर, तो टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा बेटा, बताओ ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, देख के बताओ, आर प्लस आर, भाई चेक करो ना, आर प्लस आर कितना होता है बेटा, आर स्क्वायर, नहीं आर स्क्वायर मत कर देना, 2r। ठीक, आर प्लस आर कितना होता है, 2r, यानी कि डायमीटर कितना हो गया, 2r हो गया। तो ध्यान देना बेटा, डायमीटर ए बी की लेंथ कितनी है, 2r है। दिखा दूं डायग्राम से, समझ जाओगे, देखो छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ, समझ जाना। ये हो गया बेटा 2r पूरा। ठीक, ओके। अब मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, यहाँ क्वेश्चन देखना बेटा ध्यान से। ठीक, क्वेश्चन ये है बेटा कि ऑब्जेक्ट चला पॉइंट ए से, मान लो, ठीक, और ए से घूमते घूमते ऐसे अलोंग द सर्कल बाउंड्री बी पर आ गया, ए से चला और अलोंग द सर्कल की बाउंड्री, अलोंग द मतलब सर्कल की बाउंड्री से लग के होके जाते हुए, ठीक, तो यहाँ से ऐसे चला और वापस कहाँ आ गया आपका, बी पर, बी पर, तो ए से बेटा बी पे स्टॉप कर दिया उसने, ए टू बी गया। सवाल सुनो बेटा, डिस्टेंस बताओ कितना हो जाएगा, तो सुन लो ध्यान से, डिस्टेंस बेटा कितना हो जाएगा, ध्यान से सुन लेना, डिस्टेंस ध्यान से सुनना कितना होगा। बेटा एक बात बताओ, जब ए से चलकर वापस ए पे आता था, पूरा घूम कर आता था चक्कर, तो कितना डिस्टेंस करता था, 2πr। ठीक, तो अगर आधा घूमेगा तो इसका हाफ कर दोगे कि नहीं कर दोगे, बताओ। सही है, और हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड किया जाता है, सुन लो ध्यान से, पूरा अगर घूम जाता तो डिस्टेंस कितना होता बेटा, 2πr। तो बेटा आधा घूमा है ना केवल सेमी सर्कल में, है ना, केवल यहां से यहां गया है, तो टोटल डिस्टेंस का क्या करोगे, हाफ, यानी कि 2 से डिवाइड कर दोगे। आया कि नहीं आया, ये किसको नहीं आया बताओ, ये किसको नहीं आया, आ गया बेटा, पूरे का ए से जाता वापस ए पर आता तो 2πr, लेकिन वो तो ए से बी पे गया, यानी कि सेमी सर्कल के लॉन्ग चला है वो। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, πr। तो बेटा डिस्टेंस हो गया कितना, πr यूनिट्स। ठीक, और सुनो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा,
डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, चेक कर लो, 2r। वेरी गुड, ये इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है, इनिशियल पॉइंट है, और b क्या है आपका, फाइनल पॉइंट है। सही है, तो यहां से चलेगा और b पर आया है, तो बेटा इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, यही डायमीटर है, चेक कर लो, ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, ध्यान से चेक करना, यही तो है, ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो है। ठीक, और इसकी लेंथ कितनी है, 2r। ठीक, तो कहने का मतलब है कितना आ जाएगा यहां से आपका, 2r यूनिट्स। सही है, डायमीटर के इक्वल। और डायरेक्शन, डायरेक्शन आप दिखा सकते हो एरो लगा के, वैसे डायरेक्शन आपसे कोई पूछ नहीं रहा है, बट फिर भी ए से बी की तरफ है, ये लो। कोई डाउट है बताइए, कर लोगे। ठीक, तो ये चीज़ है। अब इसी में एक सवाल और पूछते हैं आपसे, सिंपल सा, इसी में एक और सवाल, सेम ऐसा एक और सवाल पूछते हैं आपसे। देखिए, ये सर्कल है इस तरीके से, ठीक बच्चों, और मान लो ये इसका सेंटर है ओ, ठीक, और ये है इसका डायमीटर ए और बी, ए बी है ना। अब मान लो कोई पार्टिकल है, वो ए से चला है अलोंग द बाउंड्री, ये ऐसे आते 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 यहाँ आया है, ठीक, ओके, और अभी रुका नहीं है, अब ये ऐसे टर्न कर गया यहाँ से, और ये अलोंग द डायमीटर आके वापस ए पर आ गया, समझ गए, यानी कि ए से पहले कहाँ गया, घूमकर बी पर, ये ऐसे, और बी से सीधा चला गया ए पर, यानी कि जहां से चला था वहीं वापस आ गया। ठीक, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, मैंने आपसे पूछा डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल, तो कितना हो जाएगा, बहुत ध्यान से चेक करना, डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से, यहां से लेकर, हाँ ये यहां तक, पहले तो ये वाली आर्क का लेंथ, आर्क कैसे लिखा जाता है पता है तुम्हें, ये आर्क बोलते हैं इसको, आर्क है ये, ठीक, तो आर्क ए बी का लेंथ ऐसे लिखा जाता है इसको, ठीक, या आपको इतना कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बस आप ये देखो, ठीक, ये सब मैथ्स में आप पढ़ोगे, ये वाली जो लेंथ है यहां से यहां तक कितनी है, पाई आर है, क्यों भाई पीछे पढ़ा था अभी, टोटल कितनी होती थी 2 पाई आर, और 2 पाई आर को जब 2 से डिवाइड किया था पाई आर आया था, यानी कि ये वाली लेंथ होती पाई आर, ये वाली लेंथ, ये वाली पाई आर, ठीक, तो पाई मतलब दिखा दूं एरो लगा के, ये लो, ठीक, तो ये लेंथ हो गई पाई आर, मतलब यहां से यहां आया है, तो पाई आर लेंथ तो ये हो गई, और प्लस पहले ए से बी पे आया पाई आर, ठीक, और फिर बी से ए पर भी तो गया, और बी से ए कितना था बेटा, आर प्लस आर, 2r, यस और नो, क्यों भाई, बी से ए आर प्लस आर 2r, तो इसमें 2r ऐड करेंगे, ठीक, तो बस यही आंसर है, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, पाई आर प्लस 2r। अब इसमें थोड़ा सा कॉमन भी लिया जाता है, वो भी मैं आपको बता दूं, तो पाई आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, पाई आर को पाई इंटू आर लिखेंगे, और प्लस 2r का मतलब 2 इंटू आर, यहाँ एक ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है बताइए, कौन सी ऐसी क्वांटिटी जो फर्स्ट टर्म में भी है सेकंड टर्म में भी है, बताइए क्या दिख रहा है कॉमन, आर, आर फर्स्ट टर्म में भी है सेकंड टर्म में भी है, तो हम क्या करेंगे आर कॉमन ले लेंगे यहाँ से, और आर दो बार मत निकाल लेना बाहर, कॉमन है ना तो एक ही बार आएगा, यहाँ भी और यहाँ से हटा देंगे, फिर यहाँ पाई बचेगा, यहाँ से आर बाहर चला गया, एक ही बार लिखना है बाहर, दो बार मत लिख देना, और प्लस आर बाहर चला गया 2, ठीक, तो आर इन द ब्रैकेट पाई प्लस 2 यूनिट्स, ये आ गया डिस्टेंस, ठीक। इसके बाद अगर मैं आपसे यहीं पे सवाल पूछता कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, बताइए, 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए से चला और वापस ए पर आ गया, तो जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है, ए इनिशियल पॉइंट, ए इनिशियल पॉइंट था, और ए ही आपका क्या है, फाइनल पॉइंट भी है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं, एक के ऊपर एक आ रहे हैं, यानी कि उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना, 0 यूनिट्स, ठीक। अब ये 0 वेक्टर है, नल वेक्टर है, इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो होगी, लेकिन वो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है,
तो ये हो गए आपके कुछ सवाल, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, बस ऐसे ही है, ठीक है ना। और नेक्स्ट तो आप समझदार हो, उसमें कुछ इतना बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी की तरफ, है ना। थोड़ा सा एनसीईआरटी में आप चलो, कुछ बातें हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ज़रा, ये सब कुछ बातें हैं, थोड़ा सा मैं आपको रीड करके पढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये क्या कहना चाहते हैं थोड़ा सा डिस्कस करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब देखो ज़रा ध्यान से, थोड़ा सा रीडिंग वीडिंग लगा लेते हैं, है ना, तो समझ जाएगा कि क्या चल रहा है चैप्टर में। कह रहा है इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर इन मोशन, ठीक है। कह रहा है आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो क्या, कि ये देखो ये रिमोट ऐसे रखा हुआ है, तो आप बोलोगे रेस्ट पर है, लेकिन ये किसके लिए रेस्ट पर है, तो ये सुन लो, रेस्ट में होना, किसी ऑब्जेक्ट का रेस्ट में होना या मोशन में होना एक रिलेटिव टर्म है, यही बस सिखाना चाहता हूँ मैं आपको, पूरे पैराग्राफ में यही सिखाया जाएगा, थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। देखिए कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है, रेस्ट में होना या मोशन में होना, ये एक रिलेटिव टर्म है, मतलब ये एक क्या है, रिलेटिव टर्म है। देखो अब सिंपल सा फंडा हम आपको बताएं, देखिए सिंपल सा बताते हैं, ये अर्थ है, ठीक। अब ध्यान सुनो, अर्थ है, हम लोग कहाँ खड़े हैं बताओ, मैं अपने रूम में खड़ा हुआ हूँ, ठीक, यहाँ पर क्लासरूम में, तुम भी अपने रूम, तो मेरे रूम में आ जाओ, क्लासरूम में बैठ जाओ मेरे साथ, ठीक। तो एक बात बताओ, अब अर्थ है, ये अर्थ पे कहीं ना कहीं हम लोग का रूम होगा, मान लो यहाँ पर रूम है मेरा क्लासरूम, अब यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तुम भी मेरे साथ खड़े हो, मैं तुमको देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रहे हो, बताओ, चलो देखो देखो देखो, यहाँ मैं ऐसा खड़ा हूँ, तुम भी मेरे सामने यहाँ खड़े हो, बताओ क्या तुम मोशन कर रहे हो, मोशन का मतलब टाइम के चेंज होने के साथ साथ तुम्हारी पोजीशन में चेंज आ रहा है, तुम भी खड़े हो जाओ, आओ खड़े हो जाओ मेरे क्लासरूम में, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सामने, हिलो डुलो नहीं, खड़े हो जाओ, समय निकलता जा रहा है, क्या तुम्हारी पोजीशन चेंज हो रही है, बताओ, क्या तुम्हारी पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो क्या तुम्हारी पोजीशन चेंज हो रही है, बताओ, मेरे रूम में खड़े हो भाई, इमेजिन करो, मैं तुमको देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रहे हो, तो बताओ क्या मेरी पोजीशन, चलो तुम मुझे देखो, बताओ क्या मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, समय तो निकलता चला जा रहा है, क्या मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, बताओ। मैं यहाँ से वहाँ चला जा रहा हूँ क्या, ऐसा तो नहीं है भाई, जहाँ है मेरी पोजीशन वहीं है मेरी पोजीशन, सही है ना। ओके, तो आप क्या बोलोगे बताओ, मैं रेस्ट पे हूँ, आपने बोला कि सर आप रेस्ट पे हो, मैं रेस्ट पे हूँ, ठीक, तो ये मैं रेस्ट पे हूँ आपके लिए, और आप भी ये आप हो, ठीक, आप भी मेरे लिए क्या हो, रेस्ट पे हो भाई, आप भी तो पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हो। लेकिन अगर हम लोग का कोई दोस्त है जो अर्थ के बाहर निकल जाए, सोचो अर्थ को छोड़ते हुए बाहर निकल जाए किसी एयरक्राफ्ट से, अरे भाई मान लो, मानने में क्या जा रहा है, और यहाँ से अगर वो बंदा हम लोग को देखेगा, अर्थ के बाहर चला गया है स्पेस में, अब आपको पता है अर्थ तो रोटेट कर रही है, ये मानते हो कि नहीं बताओ, अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है अपने एक्सेस पे कि नहीं कर रही, बताओ। हाँ, अर्थ दो तरीके का मोशन करती है, एक तो अपने एक्सेस पे ऐसे रोटेट करती है, स्पिन करती है, ये अर्थ है, और अपने एक्सेस के अबाउट ये इस तरीके से रोटेट कर रही है, एक तो ये वाला मोशन है, और ये सन के चारों तरफ चक्कर भी लगा रही, दो मोशन एक साथ करती कि नहीं करती है, भाई इतना पढ़े लिखे हो कि नहीं बताओ। ये तो पता होगा ना, ये ऐसे एलिप्टिकल पाथ होता है, एलिप्टिकल पाथ थोड़ा सा ये एलिप्टिकल शेप का, है ना, और सन यहाँ कहीं सन होता है, ये सन है, ये सन है, और ये अर्थ है, अर्थ क्या करती है, अर्थ ऐसे सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही, इतना तो आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, ठीक। अर्थ एक ये वाला मोशन कर रही है, मतलब ऐसे ऐसे भी चल रही है और साथ में वो स्पिन भी करती रहती है अपने एक्सेस के अबाउट, ठीक। तो बहरहाल, अब मेरा दोस्त बाहर से अगर इस अर्थ को देखेगा और हम लोग को मान लो वो देख रहा है, तो बताओ हम उसे मोशन करते हुए नजर आएंगे कि नहीं आएंगे, बताओ। भाई अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है ना, ये मानते हो कि नहीं बताओ आप, ये सुनो जल्दी बताइए। जब मेरा दोस्त हमको और आपको देखेगा तो मैं तो मोशन करता हुआ नजर आऊंगा इस दोस्त को, क्यों, क्योंकि भाई समझो ना, ये अर्थ है और हम लोग यहाँ खड़े हैं, हमारा रूम यहाँ पर है, और मेरा दोस्त वहां से खड़ा होकर देख रहा है, अर्थ तो ऐसे स्पिन करे, कोई भी मोशन देख लो आप, अर्थ का स्पिन वाला देख लो, और चाहे अर्थ जो सन के चारों तरफ चल रही है आप उसको देख लो, ठीक। तो मान लो यहाँ पे जहाँ पे स्टिकर लगा ग्लास में, हम लोग का रूम है यहाँ पर, ठीक। अब मेरा दोस्त वहां से देख रहा है, तो ये तो ऐसे स्पिन कर रही है ना, जब उसने देखा तो पहले हम लोग यहाँ थे, ये जहाँ पर स्टिकर लगा है ग्लास में, अब थोड़ी देर के बाद हम कहाँ दिखाई पड़ेंगे, यहाँ दिखाई पड़ेंगे उसको, थोड़ी देर के बाद हम यहाँ दिखाई पड़ेंगे, थोड़ी देर बाद घूम के हम फिर यहाँ आ जाएंगे, तो हम लोग अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताइए। तो दोस्त के लिए हम लोग अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं समय के साथ साथ, लेकिन हम लोग आपस में अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक, समझ रहे हो। तो यहां पर
हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ और था, मतलब जहां हम लोग बैठ के चेक कर रहे थे कि मोशन हो रहा है कि नहीं, तो वो क्या था, अर्थ का सरफेस पे बैठे थे हम लोग। और यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ और है, यानी कि ये क्या है, बंदा अर्थ के बाहर निकल गया है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चला चेंज हो गया है, स्पेस से देख रहा है हमें। ठीक, तो मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है रिलेटिव टर्म है, यानी कि कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के आप देख रहे हो, इससे मोशन डिसाइड होता है। कोई डाउट है बताइए, और एग्जाम्पल दूं? और एग्जाम्पल देखिए, मान लो ये एक बस है, ये एक बस है, स्कूल की बस, बच्चों को ले जाती है जो, ठीक, ये स्कूल की बस जा रही है। अब दो लड़के बैठे हैं बस में, फिर से चलो, मान लो मैं बैठा हूँ ये, और तुम बैठे हो ये, और ये ड्राइवर चला रहा है बस को, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझे देखोगे तो मैं मोशन कर रहा हूँ, और बस चल रही है, सच में बस चलती चली जा रही है, बस इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो बस इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, ये कौन सा बंदा बोल सकता है? तो जवाब है जो बंदा जमीन पे खड़ा हुआ है, ग्राउंड पे बाहर। मानते हो कि नहीं, बताओ? यहाँ बाहर ग्राउंड पे कोई खड़ा है, और ये लो, ठीक, तो जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है वो देखेगा, तो हम दोनों उसके लिए क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, आगे निकल जा रहे हैं। मानते हो कि नहीं इस बात को, बताओ? लेकिन क्यों? क्योंकि देखो ग्राउंड रेस्ट पे, एक तरीके से ग्राउंड रेस्ट पे, हम लोग ग्राउंड पे खड़े हैं तो ग्राउंड तो मोशन नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे ग्राउंड रेस्ट पे, लेकिन सच में क्या ग्राउंड रेस्ट पे नहीं, स्पेस से जाके देखोगे तो ग्राउंड भी मोशन कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब अर्थ का ही तो पार्ट है ना ग्राउंड। अर्थ क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, इस तरीके से रोटेशनल भी कर रही है, सर्कुलर भी कर रही है, लगभग एलिप्टिकल मोशन भी कर रही है, दोनों मोशन एक साथ करती है, ठीक है। बहुत सारे मोशन ऐसे होते हैं, कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट दो मोशन एक साथ करता है, जैसे कि स्पिन वाला मोशन यहाँ पर, ठीक है, अपनी एक्सेस के अबाउट भी रोटेट कर रही है अर्थ, और सन के चारों तरफ तो ये रिवॉल्व कर ही रही है। बहरहाल उसको भी छोड़ो, अभी आप बस ये देखो मोटी मोटी बात, क्या कि अगर मैं आपको देखूंगा, बस चल रही है, और आप मुझे देखोगे, ठीक, तो ना आप मुझे मोशन करता हुआ नजर पाओगे, और ना मैं आपको मोशन करता हुआ नजर पाऊंगा, यानी कि ना आप मुझे मोशन में लग रहे हो, ना मैं आपको। लेकिन बाहर से कोई खड़ा हुआ बंदा देखेगा तो बोलेगा अरे देखो दोनों मोशन कर रहे हैं, क्योंकि समय के साथ साथ हमारी पोजीशन चेंज हो रही कि नहीं हो रही, बताओ? ये बंदा तो यहीं खड़ा होकर हम लोग को देख रहा है, और समय निकलता चला जा रहा है, तो अभी हम लोग की पोजीशन कहाँ थी, यहाँ थी। अब थोड़ी देर के बाद बस ऐसे चलेगी, तो अब पोजीशन यहाँ हो गई, अब इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन यहाँ हो गई, इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन यहाँ हो गई, इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, जहाँ ये बंदा खड़ा हुआ है, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, चेंज नहीं, चेक कर, हम नहीं कर रहे हैं, बंदा कर रहा है, ठीक। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, ये देखिए। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हम इससे 2 मीटर आगे निकल गए, फिर 3 मीटर आगे निकल गए, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है मान लेना, 4 मीटर आगे निकल गए, 5 मीटर, इस तरीके से, ठीक। तो ये बोलेगा मोशन हो रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या था, ओ, जहां पर ये बंदा खड़ा था, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ग्राउंड, क्योंकि वो ग्राउंड पे खड़ा होकर देख रहा है, ठीक। और यहाँ पर पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मान लो ये मैं हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, तो आप मोशन ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि टाइम के साथ साथ आपकी पोजीशन ही नहीं चेंज हो रही है। बल्कि ग्राउंड पे खड़ा हुआ व्यक्ति यदि देखता है तो हम लोग मोशन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं तो आपकी पोजीशन ही नहीं चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो क्या है, जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है, मैं ऑब्जर्वर हूँ, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, यहाँ पर जहां मैं खड़ा हूँ ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, बस है, बस आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके अंदर बैठ के आप सब कुछ चेक कर रहे हो। तो इसलिए बोला जाता है क्या, कि मोशन या रेस्ट का होना क्या है, एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है आप कहाँ से बैठ के देख रहे हो, ये डिसाइड करेगा मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई डाउट है बताइए? ठीक, तो बस एनसीईआरटी यही पढ़ाना चाहता था, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसको आप चलिए मैं आपको थोड़ा रीड करके भी बता देता हूँ, जिससे आपको तसल्ली मिल जाएगी। कह रहे इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशन, बर्ड फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज। तो बता रहे हैं भाई बर्ड फ्लाई करती है, बर्ड को आप देखते हो, ऐसा खड़े होकर आप बर्ड को देख रहे हो, ठीक है, ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, आपका जहाँ आप खड़े हो वही आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, तो बर्ड जा रही है बस ऐसे, और क्या है, यहाँ आप खड़े हो गए, यहाँ आप खड़े हो गए इस तरीके से, बर्ड यहाँ थी, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ चली गई, है ना, फ्लाई कर रही ना, ऐसे करके मोशन कर रही है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में बर्ड की पोजीशन चेंज हो रही, पहले वो हम लोग से 2 मीटर के डिस्टेंस पे थी, अब वो 4 मीटर के डिस्टेंस पे हो गई, अब वो 10 मीटर के डिस्टेंस पे हो गई, तो बर्ड की पोजीशन लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो हम बोलेंगे बर्ड मोशन कर रही है। फिर कह रहा है फिश स्विम्स, मछली स्विम करती पानी में,
पता ही है आपको, है ना। हम लोग खड़े होकर मछली को देख रहे हैं तो वो टाइम के रेस्पेक्ट में भी पोजीशन चेंज कर रही है, यही सब कहानियाँ हैं। ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज एंड कार मूव्स, ठीक। तो ब्लड जो होता है वो हमारी आर्टरीज और वेन्स में फ्लो करता है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, तो वहाँ पे भी उसमें भी क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, ठीक, क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। और कार कार भी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, जिसके बारे में आप आगे चल के पढ़ोगे, प्लैनेट्स हो गए, जितने भी स्टार हो गए, गैलेक्सीज हो गए, ऑल आर इन मोशन, ठीक है। तो याद रखिएगा पूरा यूनिवर्स ही, आप हायर क्लासेस में चल के पढ़ोगे, पूरा यूनिवर्स ही एक्चुअल में मोशन कर रहा है, इवन गैलेक्सीज तक मोशन कर रही है, ठीक है ना। ओके, कह रहा है कि यस, वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। बस ये डेफिनेशन आपको याद कर लेनी, ठीक। मोशन कब माना जाता है या मोशन का एहसास हमको कब होता है, तो वी ऑफन परसीव एंड मोशन व्हेन वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन। हम कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है वो हम तब मानते हैं जब टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही। हाउएवर देयर आर सिचुएशंस वेयर द मोशन इज इन्फर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंसेस। कह रहा है कि कभी कभी कुछ इनडायरेक्ट सबूत हमको मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है हाँ मोशन हो रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, है ना। अब ये क्या बात बता रहे हैं, कह रहे हैं हवा को आप आंखों से तो देख नहीं सकते हो भाई, एयर का कोई कलर तो होता नहीं है, तो हवा को आंखों से तो देख नहीं सकते हो। तो एयर में क्या होता है, एयर में गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सुन लो ध्यान से, या पार्टिकल्स होते हैं, बस आप इतना समझो। एयर में क्या है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, इतना तो पढ़े लिखे होगे भाई। एयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट गैसेस के। कौन कौन सी गैस, जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2 होता है। उसके बाद एयर में वाटर वेपर्स भी होती हैं, वाटर वेपर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ये वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला केमिस्ट्री में आप धीरे धीरे याद करोगे, टेंशन मत लो, बस आप ये समझो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, नियॉन होता है, डिफरेंट टाइप की और भी गैसेस यहाँ पर होती हैं। तो ये गैसेस का जो मिक्सचर है यही एयर है। अब आंखों से तो दिखाई पड़ता नहीं है, लेकिन जब हवा चलती है, हवा चलने का मतलब है कौन चल रहा है, ये मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं। क्या आप इस बात को समझ सकते हो, ये पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल्स का ग्रुप है ना भाई। तो जब ये इस तरीके से चलते हैं तो पेड़ जो ट्रीज हैं, ट्री की पत्तियों से टकराएंगे। ये देखो, ध्यान से देखिए जरा, ये ग्लास रखा हुआ है और ये इस पे भी टक्कर करेगा, देखो ये एक पार्ट, ये हमारे पास पेन है, ठीक। तो देखा आपने क्या हुआ, ये यहां पर क्या था, ध्यान सुनो, इसको तो आप आंखों से देख सकते थे, इसको भी देख सकते थे, ठीक। तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है, ये आके इस पे ऐसे टक्कर कर रहा है, यानी कि ये गिर रहा है, यानी कि ये मोशन कर रहा है, तभी तो इस पे फोर्स लगा रहा है। तो ठीक ऐसा एयर में भी होता है, एयर के पार्टिकल आंखों से नहीं दिखते हैं, बस इतना है। तो एयर के पार्टिकल चलते हुए आके पेड़ की पत्तियों से टकराते होंगे, पेड़ की टहनियों से टकराते होंगे, जिससे कि पेड़ की टहनी हिलती है, पेड़ हिलता है, पेड़ की पत्तियां हिलती हैं, तो बस वही चीज़ है। इससे क्या प्रूफ होता है, मिट्टी उड़ती है, धूल उड़ती है, तो एयर के जब पार्टिकल आके नीचे डस्ट जो पड़ी रहती है जब उससे टकराते हैं तो डस्ट के पार्टिकल्स हिल जाते हैं अपनी पोजीशन से, जिससे धूल भरी आंधियां चलती हैं, धूल उठती है ऊपर। तो एयर के पार्टिकल ही आके टक्कर करते हैं, यानी कि इससे क्या प्रूफ होता है, डस्ट जो मिट्टी उड़ रही है या पेड़ की टहनियां हिल रही हैं उसको किसने हिलाया, एयर के पार्टिकल्स ने, यानी कि इससे प्रूफ होता है कि एयर भी क्या कर रही, मोशन कर रही, ठीक। कह रहा है व्हाट कॉजेज द फिनोमेना ऑफ सनराइज एंड सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन्स, इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, कि जो अर्थ और सन के बीच में रिलेटिव मोशन होता है उसी से सनराइज सनसेट होता है, ठीक है ना, आपको पता होगा, ठीक। तो ये मोशन मोशन के कारण ही सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना। छोटी क्लासेस में आपने मौसम का चेंज होना पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो वो सब अब हम ज्योग्राफी में नहीं जा रहे हैं इसलिए हम डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मोशन ही इन सब का कारण है, सनराइज सनसेट, ओके, और डिफरेंट टाइप्स के जो सीजन आते रहते हैं, ओके। तो इट इज ट्रू, व्हाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ। अब देखो, अब यहाँ पर वही कहानी समझाई जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है। कह रहा है ना ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर 1% एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर, ठीक है। अब बात यही है, क्या आप अर्थ पे खड़े हो, क्या अर्थ आपको चलते हुए नजर आ रही, तो डायरेक्टली अर्थ का मोशन आपको यहाँ से नजर नहीं आएगा, आपको स्पेस में जाना पड़ेगा। जब आप स्पेस में जाके देखोगे तब अर्थ मोशन करते हुए नजर आएगी। दो तरीके का मोशन होगा, एक तो होगा अपने एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रही है, और दूसरा सन के चारों तरफ इस तरीके से एक सर्कुलर या आप बोल सकते हैं एलिप्टिकल मोशन भी वो कर रही है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, आपको डायरेक्ट नहीं दिखाई पड़ेगा अर्थ मोशन कर रहा है, ओके। तो कह रहा है ना ऑब्जेक्ट में अपीयर
to be in motion for one person and stationary for some other person. For example, the passenger in a moving bus, the roadside trees appears to be moving backward. अब देख लो ध्यान से, कोई पैसेंजर है वो बस में इस तरीके से बैठा हुआ है, हाँ, और उसकी बस आगे जा रही। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? आपकी बस आगे जा रही है, ट्रेन आगे जा रही, तो जमीन पे खड़ा हुआ पेड़ आपको पीछे जाता हुआ नजर आता है? देखा है आपने ट्रेन या बस में कभी ऐसा? आपकी बस आगे जा रही है और जमीन पे खड़ा हुआ जो ट्री है वो आपको पीछे जाता हुआ नजर आता है, ठीक, ट्री। बट एक्चुअल में सुन लो ये वाला कहानी क्या चल रही है, ये आपकी ट्रेन इस तरीके से चली जा रही, सच बात तो ये। अच्छा, ट्रेन कहाँ चल रही है बताओ, और ट्री भी कहाँ खड़ा हुआ है? ग्राउंड पे, ठीक। तो ग्राउंड हम लोग के लिए रेस्ट पर है, हम खड़े ना, हमारे अभी तो हम ग्राउंड को मोशन करते हुए नहीं देख रहे हैं, तो ग्राउंड तो हमारे लिए क्या है, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, यहाँ ग्राउंड है। उसी ग्राउंड पे ट्रेन भी चल रही है, उसी ग्राउंड पे ट्री भी है, तो एक्चुअल में ट्री रेस्ट पर ही है। लेकिन क्योंकि आपने उसको ट्रेन में बैठ कर देखा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि ट्री पीछे जा रहा है, बट एक्चुअल में ट्री अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं चल रहा है। सुन लो ध्यान से, ट्री जो है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं चल रहा है, चल रही है ट्रेन, सच बात है ये। क्योंकि ग्राउंड पे खड़ा कोई व्यक्ति अगर देखेगा तो वो तो बोलेगा ट्री तो खड़ा हुआ है अपनी जगह पे और ट्रेन आगे जा रही है, और तुम अंदर बैठ के देख रहे हो तो ट्रेन, तुम्हें लग रहा है कि ट्रेन रुकी हुई है और ट्री पीछे जा रहा है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपकी किताब में लिखी हूँ कि भैया ये एक रेस्ट में होना या मोशन में होना एक रिलेटिव टर्म है, डिपेंड करता है आप कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के देख रहे हो। यही सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई हैं और यही चीज़ें आपकी किताब में लिखी हुई हैं, ओके। कह रहा पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव द बस अलॉन्ग साइड द पैसेंजर एज मूविंग, हाउएवर पैसेंजर इन साइड द बस सीज हीज फेलो पैसेंजर टू बी एट रेस्ट। वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था, क्या कि अगर कोई बंदा रोड पे खड़ा हुआ है तो वो बस में बैठे हुए व्यक्तियों को देखेगा कि वो मोशन कर रहे हैं, क्योंकि बस भी मोशन करे, लेकिन बस में बैठे हुए व्यक्ति यदि एक दूसरे को देखेंगे तो वो बोलेंगे भैया ये तो दोनों, मतलब मैं आपको देखूंगा बस में बैठा हूँ और आप मुझे, तो आप मेरे फेलो पैसेंजर हो, मेरे बगल में बैठे हो आप, ठीक। तो मैं आपको देखूंगा तो बोलूंगा भाई आप तो रेस्ट पे, आप मुझे देखो बोलोगे रेस्ट पे, बल्कि दोनों ही मोशन में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पे खड़ा हुआ जो बंदा है, ठीक। तो कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है कौन सा नहीं है, ये ऑल डिपेंड करता है किसके ऊपर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर, कि कहाँ से आप देख रहे हो, ठीक है ना। तो अब आगे देखिए क्या कहता है एनसीईआरटी, कह रहा मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स, सम ऑब्जेक्ट में मूव इन स्ट्रेट लाइन एंड अदर में टेक अ सर्कुलर पाथ, ठीक है स्टूडेंट्स। कह रहा कोई कोई तो स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, जैसे ये बस स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, कोई कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, क्या ये देखिए बच्चों, मैंने भी आपको दिखाया था कि ये सन है यहाँ पर और सन के चारों तरफ लगभग एक सर्कुलर पाथ पे अर्थ इस तरीके से मोशन कर रही है, ठीक। कह रहा है कि सम में रोटेट एंड फ्यू में अदर वाइब्रेट, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक, अपनी एक्सेस के अबाउट रोटेट करते हैं, जैसे अर्थ है, अर्थ अपनी एक्सेस के अबाउट क्या करती है, ऐसे रोटेट कर सकती है इस तरीके से। कुछ ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट कर सकते हैं, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क होता है, अगर आपने लैब में देखा हो, ठीक, ट्यूनिंग फॉर्क को लोगे आप, ठीक, या आपने चिमटा देखा होगा घर में मम्मी जो रोटी बनाती है, ठीक है, तो चिमटे को लेके आप इस तरीके से मारिए किसी किसी डेस्क पे, तो चिमटे के जो दोनों पोंग हैं वो इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं, देखिएगा, है ना, तो उसको वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं, ठीक है। और वाइब्रेशनल मोशन का एग्जांपल आप बहुत तरीके का देखोगे, डिफरेंट टाइप के एटम्स जो होते हैं, ठीक, एटम भी वाइब्रेट करते हैं। ये कोई एटम है, एटम का टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करने का मतलब है ये इसकी मीन पोजीशन है, ये टू एंड फ्रो चलेगा, ऐसे आगे पीछे ऐसे, ये इसकी मीन पोजीशन है, ऐसे ये वाइब्रेशन करेगा ऐसे करके, ठीक। तो ये सब धीरे धीरे आप साइंस में सीखोगे भी, हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। मोशन बहुत तरीके के होते हैं, हमें जो सिंपल पढ़ना है 9th क्लास में, वो हमें कौन सा पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है कौन सा, स्ट्रेट लाइन में मोशन। कल भी मैंने आपको बताया था, तो हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यही बात आपकी एनसीईआरटी में लिखी, देयर में बी सिचुएशन इन्वॉल्विंग कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा तरीके की मोशन एक ही टाइम पे करते हैं, जैसे कि आपका अर्थ है, वो सर्कुलर मोशन भी कर रही है, रोटेशनल और अपने एक्सेस के अबाउट रोटेशनल मोशन भी कर रही है, ठीक, अपने एक्सेस के अबाउट रोटेट भी कर रही है वो, तो दोनों तरीके की मोशन एक साथ करती है अर्थ, ठीक है ना। लेकिन हमें कौन सा पढ़ना है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ओके। तो यही चीज़ है, पढ़ लीजिए। कह रहा है इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न द डिस्क्राइब द मोशन ऑफ objects along a straight line. We shall also learn to express such a motion through simple equations and graphs. तो स्ट्रेट लाइन में मोशन हमको पढ़ना है, उसकी सिंपल इक्वेशंस पढ़नी है, उसके ग्राफ्स पढ़ने हैं, तो ये सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। कह रहा वी शैल डिस्कस वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन, ठीक। सर्कुलर मोशन के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं और थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं। ये एक्टिविटी देख लो बच्चों, थोड़ा सा दिया है ना,
तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लो आप, मैं डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट कि इसमें एनसीईआरटी क्या बताना चाहता है। ठीक, चलिए इसको हम या इसी क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, 1 सेकंड। कह रहा है डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर रेस्ट और इन मोशन। हाँ भाई बताओ, आपके क्लासरूम की जो वॉल है, दीवारें, ये रेस्ट में कि मोशन में? तो जवाब है ये डिपेंड करता है आप देख कहाँ से रहे हो। अगर आप अपने क्लासरूम में खड़े होकर देख रहे हो तब तो रेस्ट पर है, और अगर आप स्पेस में जाके देख रहे हो तो ये वॉल्स क्या कर रही होंगी? मोशन। क्यों? क्योंकि वॉल्स कहाँ बनी? अर्थ के सरफेस के ऊपर ना। तो स्पेस से देखोगे तो अर्थ तो रोटेट कर रही, तो पूरी वॉल रोटेट कर रही होगी, या अर्थ सन के चारों तरफ इस तरीके से रिवॉल्व कर रही है। ठीक, तो वॉल हमें रिवॉल्व करते हुए नजर आएगी, समझे? ये चीज़ है, तो डिपेंड करता है आप कहाँ से देख रहे हो। कोई डाउट है बताइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव व्हाइल इट इज एट रेस्ट? क्या आपने कभी देखा है जिस ट्रेन में आप बैठे हो, ठीक, जिस ट्रेन में आप बैठे हो ये आपको चलती हुई नजर आती बल्कि वो रुकी है? अब ये प्लेटफॉर्म पे आपकी ट्रेन रुकी हुई है, फिर भी आपको चलती हुई कब नजर आती? सोचो, जब सामने से कोई ट्रेन चल रही होती है, पता ना आपकी ट्रेन रुकी है और सामने से, समझ ना आपकी ट्रेन, अरे समझ जाओ भाई, समझ जाओ, ये आपकी ट्रेन रुकी है, ये आप रुकी और सामने से ऐसे आपके पैरेलल कोई ट्रेन इस तरीके से जा रही है, तो ऐसा लगेगा आपको कि आपकी ट्रेन मोशन कर रही है। ठीक, आपको लगेगा कि आपकी ट्रेन मोशन कर रही है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि मोशन इज अ रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी। ओके, या मोशन इज अ रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं बोलेंगे हम इसको, हम बोलेंगे मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। रेस्ट और मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, डिपेंड करता है कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप इसको बैठ के देख रहे हो। ठीक है, ओके। तो जब आप सामने वाली ट्रेन को देखते हो तो ऐसा लगता है कि आप सामने वाली ट्रेन के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब वो ट्रेन अगर इधर जा रही होगी तो आपको लगेगा आपकी ट्रेन पीछे जा रही है, जिस डायरेक्शन में वाली ट्रेन जा रही होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप जाते हुए अपनी ट्रेन को पाओगे, बल्कि वो रेस्ट पे होगी उसके बावजूद भी। ठीक, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, सिंपल शब्दों में तो हम बोले आपको, तो बस ये क्या है, हम इसमें क्या आंसर लिखेंगे, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन, it is because of what? Any body is in rest or in motion, और रेस्ट और मोशन इज अ रिलेटिव थिंग। बस सिंपल इतनी सी बात हमें यहाँ करनी, रेस्ट और मोशन इज रिलेटिव टर्म, बस यही चीज़ है, ऐसा इसलिए लगता है। तो कह रहा है डिस्कस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस, है ना, तो डिस्कस कर लिया हमने, एक्सपीरियंस भी कर लिया शेयर, सब कुछ बता दिया मैंने आपको।